हेलो स्टूडेंट। बेटा कल जो हुआ था क्लास में वो सिलेबस के बारे में बताया, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, फिर भी आज हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं लोगों को। पहला जो टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शंस। कल बताया था ना, उसके बारे में मैंने लिख दिया है। क्या है, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। कल ही बताया था, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, आप हिंदी वाले बोल सकते हैं वो विधि जिसमें एक या एक से ज़्यादा पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, और जो नया पदार्थ है उसके जो गुण हैं नए गुण या डिफरेंट गुण, अलग गुण बनते हैं। ठीक है, इस टाइप से जब नए गुण वाले नए पदार्थ बनते हैं तो इस पूरी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने लिख दिया था द सब्सटेंस व्हिच आर रिएक्ट। जो सब्सटेंस बेटा रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो सब्सटेंस हमको नए मिलते हैं नई प्रॉपर्टीज वाले उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ बेटा तुम्हारे क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, एक दूसरे से मिलकर मिलते हैं, उसको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अभिकारक कहते हैं। रिएक्टेंट को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और वो पदार्थ जो बनते हैं, जो नए बनते हैं नए गुण के साथ, उनको हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। क्या बेटा, उत्पाद कहते हैं। ये कल हमने बता दी थी बात। इसके बाद सेकेंड हेडिंग की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको पहचानेंगे कैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या, उसके लक्षण क्या है। तो वो बात करते हैं बेटा, पहला है चेंज इन स्टेट। क्या है, चेंज इन स्टेट, अवस्था का परिवर्तन हो जाएगा। अगर जो केमिकल रिएक्शन होगा बेटा तो स्टेट का तो चेंज हो जाएगा। कुछ ये मतलब जो मैंने 5 लक्षण लिखे ना, ये कोई ना कोई एक तो होगा उसमें से, या तो स्टेट चेंज हो जाएगा, अवस्था चेंज हो जाएगी। अगर जो ठोस है तो द्रव यानी कि सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज होगी। या चेंज इन कलर, या तो जो सब्सटेंस हमने लिया है प्रोडक्ट बनने के साथ साथ वो उसका कलर भी चेंज हो जाए, कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, तब भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। या इवोल्यूशन ऑफ गैस, या क्या मिल जाए बेटा, अगर जो कोई रिएक्शन हो रही है और उससे गैस निकल आए, इसका मतलब क्या है, अगर जो गैस निकल रही है तब भी हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके बाद अगर जो बात है चेंज इन टेम्परेचर, ये ऊपर वाले चेंज इन स्टेट वगैरह कुछ नहीं दिखे तो हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर दिख जाए, टेम्परेचर में चेंज हो जाए, तापमान में वृद्धि या कमी हो जाए उसको, तब भी हमने केमिकल रिएक्शन हो रही है भाई। इसके बाद क्या करें, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेपण का बनना। यानी अवक्षेपण क्या बेटा, कभी कभी क्या होती है, रिएक्शन हो रहा है, ऐसा कोई सॉलिड बन जाए जो सॉल्यूशन में सॉल्वेबल ही ना हो। ठीक है, इनसॉल्वेबल यानी कि अघुलनशील, अबिलेय, इसको अबिलेय बोल सकते हो, अबिलेय पदार्थ बन जाए, ठोस पदार्थ बन जाए जो सॉल्यूशन में मिले नहीं बेटा, घुलता ही नहीं, वो नीचे जाके बैठ जाता है, ऐसा कोई पदार्थ बन जाए, ऐसा कोई सब्सटेंस बन जाए, तब भी हम कहेंगे ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। यानी ये इतने आपके क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, लक्षण हैं केमिकल रिएक्शन होने के, हम पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इतना हमने बताया था। इसके बाद ये भी बात की थी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो केमिकल इक्वेशन के बारे में बताए थे, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूले। वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूले से की हेल्प से अगर जो लिख दें तो मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाएगी भाई। सिंबल और तुम्हारे फार्मूले किस में आते हैं, मैथमेटिक्स में आते हैं। यानी अगर जो रिएक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दें तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, वो विधि जिसके अंतर्गत हम किसी भी रासायनिक समीकरण को प्रतीक और सूत्रों से की मदद से लिख दें, उस क्रिया को या उस विधि को हम केमिकल रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, और हमने लिख भी दिया नीचे केमिकल इक्वेशन क्या है। देखो हमने सिंबल सब्सटेंस के जो इसमें सब्सटेंस यूज हो रहे थे, अब देखो अगर जो केमिकल रिएक्शन होती तो हम कैसे लिखते, क्या कहते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये हो गया हमारी रिएक्शन। लेकिन ये अब इक्वेशन, ये हमने मैग्नीशियम का सिंबल याद किया बेटा, क्या होता है Mg, तो हमने Mg ले लिया, ऑक्सीजन का सिंबल क्या हुआ
O2, और ये मैथमेटिकल फॉर्म देखो प्लस लगा ना बेटा, प्लस का मतलब क्या, सेम उसी का तो है, सूत्र ही तो है, फार्मूला ही तो है, उसका भी सिंपल मैथमेटिक सिंबल यूज किया, यानी कि Mg और ऑक्सीजन को ऐड किया तो हमारा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये देखो ये हमारा केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन में एरो हमारा क्या लिखा था, कल बताया था, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस ओर परफॉर्म कर रही है उसकी डायरेक्शन बताता है। एरो के लेफ्ट साइड में जो पार्ट लिखे होते हैं, जो सब्सटेंस लिखे होते हैं, उनको हम रिएक्टेंट या अभिकारक कहते हैं। एरो के जो राइट पार्ट लिखे होते हैं जिनको हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। ये चीजें हमने कल बात कर ली थी, ठीक है। अब थोड़ा ये देखो बेटा, चेंज इन स्टेट, इसका देखो ऊपर वाला नोट कर लेना बेटा, ठीक है। एक दो एग्जांपल बता दें, जैसे बात करें जो हमने ये बताए चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का कोई एग्जांपल बता सकते हो? ऐसा रिएक्शन करा स्टेट चेंज हो जा रही हो तो क्या ले लें, जैसे H2 कल बताया था, देखो वहीं हम रिएक्शन करवा रहे हैं बार बार। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, वो चीज़ नहीं है, अगर ज़्यादा आप डाउट क्लियर करोगे तो डाउट ही रहेगा, ठीक है। इसलिए जितना पढ़ाया जाए आपके क्लास 10th के हिसाब से उतना पढ़ो, आगे की चीज़ें जानने की कोशिश मत करो ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि जितना केमिस्ट्री में आगे जानोगे कन्फ्यूज़न होगा। तो जो बेसिक चीज़ें हैं केवल उसी को पढ़ो, बार बार पढ़ो, केमिस्ट्री आसानी से आ जाएगी। केमिस्ट्री ऐसा होता है आएगी तो अच्छे से आ जाएगी, नहीं आएगी तो कुछ भी फिर नहीं आएगा, फिर पढ़ते ही रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। केमिस्ट्री में देख थोड़ी ना कि इक्वेशन कैसे हो रही है, कैसे रिएक्शन हो रही है, ये थोड़ी फिजिक्स थोड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट करवा दिया तो क्या बन गया, H2O, ठीक है। अगर जो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाए तो वो भी रिप्रेजेंट करने के तरीके भी देखते हैं। देखो क्या बताया था, H2 क्या है बेटा, गैस फॉर्म में तो जी लिखते हैं, O2 भी क्या है, गैस फॉर्म में तो जी लिखते हैं, और ये क्या हो गया, लिक्विड। तो देखो स्टेट चेंज हो गई, गैसेस को ऐड किया बन गया लिक्विड, तो चेंज ऑफ स्टेट गैस से किसमें हो गया, लिक्विड में। तो ये आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हो। चेंज इन कलर की बात करें तो कलर वाला की कोई फॉर्म याद कर ले, देखो ये रिएक्शन हमारी बार बार आती रहेगी, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं आयरन को रिएक्ट करवा दें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसा होता है बेटा, ब्लू होता है, ठीक है, नीला होता है। जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये बन जाता है FeSO4 + C, और ये होता है हरे, ब्लू हरे, नीला हरा आ जाता है, ठीक है। तो देखो चेंज इन कलर भी हो गया। इस रिएक्शन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, और इसका यूज अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ाएंगे तब ये एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इसके बाद अगर जो बात करें तो और क्या था बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होना, कोई एक रिएक्शन लिख दो जिसमें गैस इवोल्यूट हो, ठीक है। और अगर जो बात करें किसकी, चेंज इन टेम्परेचर या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये भी रिएक्शन है सारी की सारी। जैसे चेंज इन टेम्परेचर की पहले बात कर लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो देखो कोई एक रिएक्शन लिख देते हैं, कौन सी लेने, CaO, ये क्या है, क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर जो इसमें हम क्या करते हैं, H2O पानी मिलाते हैं, देखो ना चूना जलाते हैं ना, वही है क्विक लाइन, बिना बुझा चूना, ठीक है। अभी ये ताजा चूना आया, ठीक है, फ्रेश, तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको स्लैक लाइन बोलते हैं, इसको क्विक लाइन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्विक लाइन है ये, ठीक है। इसको स्लैक लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, स्लैक लाइन। अब देखो जब चूना लेकर आओ उसमें पानी मिला दो, फिर देखो बुलबुलाहट के साथ क्या होता है, पानी में मिलता है, और वो देखो किसी भी कंटेनर में रखो तो देखो कंटेनर हीट हो जाता है कि नहीं हो जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर 0 तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, टेम्परेचर में चेंज हुआ। और अगर जो प्रेसिपिटेट की बात करें तो प्रेसिपिटेट का कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे PbNaNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को जब हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया, ये बन गया PbI2 पोटेशियम आयोडाइड प्लस
KNO3। अब इसको देखो क्या कर लेना आप लोग, चलिए बैलेंस करना आगे बताएंगे, ठीक है। ये जो बना ना ये इनसॉल्युबल सॉलिड है, क्या है इनसॉल्युबल सॉलिड है, तो यही हमारा प्रेसिपिटेट PPT, ये प्रेसिपिटेट की रिएक्शन हो गई। एक दो याद रख देना, ठीक है, एक दो रिएक्शन याद कर लो कि वही हम बार बार यूज करेंगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा। ओके, अच्छा तो अब इतना हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं। ओके तो बेटा अब इतना हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए। अच्छा इवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं हुआ ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस में ये भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि जब इसमें होगा तो कुछ ना कुछ हीट तो प्रोड्यूस होगी, अरे नहीं आता तो दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। तो नंबर थर्ड वाली जो है C+O2, को बेटा ऑक्सीजन से निकल के बताया था, तो क्या हो जाता CO2, और CO2 होगा तो हीट होगी कि नहीं होगी, किसी चीज़ को जब जलाते हैं तो हीट मिलती कि नहीं मिलती है, तभी तो हीट हो रही है, तो आप ये लिख सकते हो। तो ये कुछ रिएक्शन है, ये बेसिक रिएक्शन है, इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कुछ, धीरे धीरे सब आ जाएगा, बस समझ लो, ठीक है। तो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन बता दिया, केमिकल रिएक्शन को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद केमिकल इक्वेशन, ये चीजें हो गई, ठीक है। ऐसे बेटा अगर जो बात करें तो देखो रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या थे, ऊपर एरो क्या दिखाता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, क्या दिखाता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, नीचे का एरो क्या बताया हमने बताया ये प्रेसिपिटेट दिखाता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। या अवक्षेपण, और क्या स्टेट को लिखने के तरीके क्या थे, स्टेट को दिखाने के अगर जो लिक्विड होगा तो हम गैस, सॉलिड होगा तो S, और लिक्विड होगा तो L, गैस होगा तो उसको हम G से लिखते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक्वस सोल्यूशन दिया था, एक्वस को हम AQ से लिखते हैं, ठीक है। एक्वस क्या होता है, जैसे पानी में साल्ट मिला है तो साल्ट की सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। यानी एक्वस सोल्यूशन वो होता है, सुनो, एक्वस सोल्यूशन वो होता है जब किसी भी सॉल्यूट को मिलाएं किसके साथ, पानी के साथ। सॉल्वेंट हमेशा अगर पानी हो रहा है, किसी भी चीज़ को घोल रहे हैं किसमें, पानी में, तो वो जो सोल्यूशन बन गया है वो एक्वस सोल्यूशन होगा, एक्वस का मतलब पानी से होता है, ठीक है। तो जो भी सोल्यूशन होगा पानी के साथ अगर जो कोई सोल्यूशन बन रहा तो एक्वस सोल्यूशन, और किसी लिक्विड के साथ बनेगा तो उसको एक्वस नहीं कहेंगे, केवल पानी वाले कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारी रिप्रेजेंटेशन की, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये भी हमने बता दिया था कल थोड़ा बहुत, लेकिन फिर देख लेते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बताया था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, और कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास को ना ही क्रिएट करेंगे ना ही डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी कि बात करें तो इफ द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर इक्वल, आर सेम, इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड के एटम और प्रोडक्ट साइड के एटम इक्वल हैं तो उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्या होती है, संतुलित, यदि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो ऐसी समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ये चीज़ बताना है। अब बैलेंस करने के तरीके क्या होते हैं बेटा, यहीं पे मेथड भी बता देते हैं, ठीक। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तरीके हैं हीट एंड ट्रायल मेथड जिसको कहते हैं बेटा, क्या कर लें, कोई भी इक्वेशन है, जैसे पहली इक्वेशन में लिया था मैग्नीशियम को हमने जला दिया था O2 के साथ, तो क्या बन गया था Mg2। इसको बैलेंस करने का तरीका क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखो रिएक्टेंट लिख लेते हो प्रोडक्ट साइड के जितने भी हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिंबल Mg है, और क्या बेटा यहाँ तो आसान है, वो है, केवल दो ही है। रिएक्टेंट में Mg कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, Mg तो बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर कितने एटम ऑक्सीजन के हैं, 2 हैं, और यहाँ पर कितना है, 1 है।
यानी कि अगर जो बात करें तो हम क्या नहीं बैलेंस है बेटा, ऑक्सीजन केवल नहीं बैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तभी तो ये 2 हो जाएगा। तो हमने जैसे इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ऊपर भी तो 2 हो जाएगा। बोलो, अगर जो हमने प्रोडक्ट में, हाँ प्रोडक्ट में हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो देखो जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो mg भी तो 2 हो गया, यानी यहाँ भी तो 2 आ गया। अब ये तो बैलेंस हो गया, ये नहीं बैलेंस हुआ, तो दूसरी टेबल बनाएंगे और वहाँ पर फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो mg को यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो आप बुक्स में देखना ऐसे टेबल बनी होगी, कोई भी इक्वेशन उठा लो, इसको हिट एंड हिट करते बेटा क्या करें, अच्छा किसको बैलेंस करें, इसको ना बैलेंस करें, हो जाएगी। अच्छा ध्यान रखना, ज़्यादातर बैलेंस करने का तरीका ये है, पहले मेटल को बैलेंस कर लो, क्या कर लो, पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को और लास्ट में हाइड्रोजन को। ठीक है, ऐसे बैलेंस करेंगे तो आसानी से बैलेंस भी हो जाएंगे। और कोई इक्वेशन ले लेते हैं बेटा, बैलेंस कर लेते हैं। तो बेटा ये 2 इक्वेशन दी गई, ठीक है, इनको बैलेंस करना, ठीक है। एक ही जो मेथड बता रहे हैं टेबल वाला हिट एंड कार्ड, इससे बता, एक और हम दूसरा मेथड बताएंगे जिससे चाहे जैसी इक्वेशन हो, चाहे जितनी बड़ी इक्वेशन हो, वो सॉल्व करो। वैसे क्लास 10th में ज़्यादा बड़ी इक्वेशन नहीं है कि सिंपल सी इक्वेशन है कि उन्हीं को बैलेंस करना होगा, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा अगर जो बात करें इसमें, तो स्टार्ट करते हैं पहला Fe+H2। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे बेटा, पहले तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड के हम जितने भी एलिमेंट हैं इनको लिख लेते हैं। इधर क्या था बेटा, एलिमेंट कौन कौन है, यहाँ पर एलिमेंट लिख लेते हैं सब्सटेंस, Fe है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन। ठीक है, इतने हमारे एलिमेंट हैं। तो यहाँ से देखो Fe रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है, इधर कितना बेटा 3 है, Fe3 लिखा ना, ये 3 है, और हाइड्रोजन कितना है, इधर तो 2 है, उधर हाइड्रोजन भी 2 है, बैलेंस है। अच्छा, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है। ओके, तो चलो इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो फर्स्ट बात हमने कहा था मेटल देखते हैं, तो Fe देखो इधर 1 है, इधर 3 है, तुरंत इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये तो बैलेंस है, 3 Fe, कोई फर्क भी किसी तरफ नहीं पड़ रहा है। ओके, आगे इसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन तो पहले से बैलेंस है और हमने बात की थी ऑक्सीजन को बैलेंस है, पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को जब बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन को यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो इधर हम क्या करेंगे, 4 से जैसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई, तो भैया हाइड्रोजन चेंज होगा, दूसरी टेबल बना लेंगे और वहाँ पे हाइड्रोजन को लिखेंगे। हाइड्रोजन स्टेप लिखते चलेंगे, पहले स्टेप में हमने Fe को बैलेंस किया, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, तीसरे स्टेप में हाइड्रोजन को देखते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, पहले ही टेबल बनाएंगे फिर टेबल बनाओ, उसमें ऑक्सीजन को दिखाओ, फिर दूसरा बनाएंगे तो इसको। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, यानी यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर 8 आ गया, तो ये 8 कब होगा, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर हमने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका ये बैलेंस हो गया। ओके, तरीका समझ में आया कुछ, नहीं आया ना। चलो देखो हमने किया क्या था, ये हमारी फर्स्ट टेबल पहले थे, तो ये भी तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1, यहाँ पर 4। ठीक है, इसके बाद फिर टेबल बनाएंगे सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो तुम्हारा Fe ये तो हो गया था 3 और 3, हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन को हमने चेंज कर दिया 4, 1 इंटू मल्टीप्लाई और ये 4। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, अब थर्ड स्टेप में देखते हैं, तो Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये लिखने का तरीका है बेटा, बाकी आप कर तो इसी से सकते हो। ठीक है, Fe कितना है, Fe3 है, इधर भी 3, ऑक्सीजन 4 था, ये 4 हो गया, लेकिन जैसे ये 4 हुआ तो हाइड्रोजन कितना हो गया था, 8 हो गया था।
अब इसको 8 होने के लिए हमने इसको क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीनों चीज बैलेंस होंगी और ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, एक तरीका ये है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसमें हिट एंड ट्रायल भी करने में बहुत टाइम लग जाता है, उसके लिए हमने दूसरा मेथड भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, समझ भी अच्छे से आएगा। देखते हैं भाई दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है बेटा, ध्यान देना, जिसको भी बैलेंस करना होता है, ठीक है, उसमें हम आगे थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़े तो थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर हमने c से मल्टीप्लाई कर दिया, d से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर क्या करेंगे d से मल्टीप्लाई कर दिया Cl2 में, और यहाँ पर e से मल्टीप्लाई कर दिया। इतने हमने लेटर्स अपने आप अज्यूम कर लिए। अब लिखते हैं बेटा a, अब लिखते हैं जितने भी एलिमेंट दिए हैं। जैसे हमने बात करें तो Pb था, और क्या था हमारे पास, Pb है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, बस इतने तो हैं। ठीक है ना, तो इनको लिखते हैं। अगर जो बात करें Pb बेटा, रिएक्टेंट साइड में कितना है 3 और a, क्योंकि a से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, देखो Pb 3 है लेकिन a तो पूरा का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, ये वाला। ठीक है, तो 3 a हो गए, कितने हो गए 3 हो गए, और Pb इधर है नहीं, फिर ये क्या है, ये इक्वल का साइन होता है, वो हमेशा क्या दिखता है इक्वल का साइन। और यहाँ पर Pb देखो जरा कितना है Pb, यहाँ पर Pb तो यही है, केवल c, क्या है बेटा c, तो ये इक्वेशन नहीं बन गई, 3a इक्वल टू c। ये सबसे बड़ी इक्वेशन, इससे बड़ी इक्वेशन नहीं आएगी। ठीक है, और इससे ऐसे सॉल्व करने में बहुत आसानी से आ जाएगा। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, इधर कितने 4, 4a, कितना बेटा 4a, इधर ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कोई बचे नहीं, इज इक्वल टू, इधर ऑक्सीजन देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, और केवल एक ऑक्सीजन है, कितना बेटा एक ऑक्सीजन, यानी कि E, वहाँ पर E से मल्टीप्लाई होगा। ओके, हाइड्रोजन को जरा देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, एक है, B, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन, 2e, कितने हाइड्रोजन है 2e। ठीक है, अब अगर जो बात करें क्लोरीन कितने हैं, तो इधर क्लोरीन देखो b है केवल, Cl8 है और इंटू b, इधर क्लोरीन देखो 2c इज इक्वल टू 2c प्लस, और b तो है यहाँ पर क्या है 2d, यहाँ पे तो d है, Cl2 के पास तो है, यहाँ पे d है, तो हमने ये देखो ये हमने कोफिशिएंट को सारे लिख लिए। अब यहाँ पर देखो करते क्या है, किसी एक नंबर को हम 1 अज्यूम कर लेते हैं, किसी एक को 1, तो चाहे इसी में लिख देते हैं, a को क्या मान ले 1 मान, हमेशा लेके चलना, a को हम 1 पुट कर दिया करेंगे। ठीक है, तो सारे हो गए, जैसे a को हमने 1 पुट किया, तो जरा यहाँ देखो 1 पुट किया, 1 इज इक्वल टू c, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3। यहाँ पर देखो a की वैल्यू तो 1 है ना, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू e, e की वैल्यू क्या आ गई 4 हो गई, चलो c निकल गई, e की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ रखो e की वैल्यू कितनी है 4, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। ठीक है ना, c की वैल्यू तो 3 ही है, c और b दोनों में इसमें रख देते हैं दोनों में, b की वैल्यू कितनी निकली बेटा 8, c की वैल्यू कितनी निकली थी 3 प्लस 2d, ये कितना हो जाएगा 6, और 8 माइनस 6 2 बचा कि नहीं बचा 2d, 2 से 2 कैंसिल, d की वैल्यू क्या हो गई 1। अब सारी वैल्यू पुटअप कर दो, आपकी इक्वेशन पुटअप हो गई। इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, a की वैल्यू क्या है बेटा 1 है ना, तो a की जगह 1 रखेंगे, यानी कि Pb3 4 ऐसे ही रहेगा, प्लस BHCl था, b की वैल्यू 8 आई, तो यहाँ प्लस 8HCl हो गया, प्लस c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू निकालेंगे बेटा 3, यानी कि वहाँ पर होगा 3PbCl2। ठीक है, d की वैल्यू 1 आई है, तो वहाँ पर 1 लिख दो बेटा, प्लस Cl2, e की वैल्यू 4 है, तो 4H2O। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब देखो इसमें कुछ भी हमको अपने मन से सोचना नहीं है कि यार इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, यार इसमें कितने से करें, अच्छा ये बैलेंस हो जाएगी कैसे करें, ये कुछ सोचने की यहाँ पे हमें आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्टली कोई भी इक्वेशन, चाहे जितनी छोटी चाहे जितनी बड़ी इक्वेशन हो, ABCD सारे क्वेश्चन लिख लो और फिर इनको कंपेयर कर लो, a को 1 पुट कर दिया करो, सारे आंसर आएंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना,
अगर जो कोई नंबर जैसे आ जाता सी की वैल्यू आ जाती 1/3, मान लिया सी फ्रैक्शन में आ जाता 1/3, तो यहाँ पर जैसे हम 1/3 रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा 1/3। अब ये बैलेंस तो हो गई, लेकिन हम कभी भी बैलेंस इक्वेशन को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। अब 3 को हटाने के लिए क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से जो भी फ्रैक्शन हटाना होता तो यही तो करते थे इक्वेशन में, उसी से मल्टीप्लाई कर देते। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ भी 3 से करते, यहाँ भी 3 से, ये 3 से 1 हो जाए, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ऐसे हम फ्रैक्शन हटा, और ये फ्रैक्शन हमारा हट जाता। ठीक है, तो जब भी ये मत हो जाना कि अरे सर यहाँ तो सब निकल आया, इंटीजर में ही सारे निकल आए नेचुरल नंबर में, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ जाते हैं कोई वैल्यू, तब क्या करते हैं, फ्रैक्शन में आ जाती तब भी घबराना नहीं बेटा, फ्रैक्शन में वैल्यू रख दो, फिर उसको एलसीएम या मल्टीप्लाई कर दिया करो। जितने से जितना फ्रैक्शन आए, तो 1/2 आ जाए तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 आ जाए तो पूरी इक्वेशन को 3 से कर दो, 4 आ जाए तो 4 से, तुरंत फ्रैक्शन हट जाएगा आपका। ओके, तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखेंगे, और बस। तो बेटा आई होप हमको कुछ विश्वास है पूरा कि आप लोगों को मेथड समझ में आया होगा, बैलेंस और बैलेंस करना आता है एग्जाम में आप लोगों के। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी इक्वेशन आएगी तो आप चाहे ऐसे कर लो और चाहे टेबल बनाए, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। ओके, तो इतना आज हो गया आपका। तो चलो बेटा एक इक्वेशन और बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन इसको भी हम बैलेंस करेंगे उसी मेथड से जिससे हमें बताया। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसको हम ए लिखेंगे, इसके कोफिशिएंट, इसको हमने क्या लिखा है बी, इसको क्या लिख लिया सी, इसको क्या लिख लिया डी। ये तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन बता रहे तरीका क्या है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से समझ आएंगे। फिर हमने कहा था जितने भी कंपाउंड हैं इनके, जितने एलिमेंट इनके नाम लिखे बेटा, एल्यूमिनियम और क्या है हाइड्रोजन है और क्लोरीन, बस इतने ही तो है। एल्यूमिनियम इधर के देखो कितने इसके एलिमेंट है बेटा, कितने एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम, देखो इधर केवल ए है कि नहीं, इज इक्वल टू इधर एल्यूमिनियम सी है। हाइड्रोजन जरा देखो, हाइड्रोजन इधर बी है और इधर हाइड्रोजन कहाँ है 2d, 2d H2 है ना, तो 2d। Cl कितने बेटा, यहाँ पर Cl देखो b है और इधर Cl कितने हैं 3c। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, इसीलिए देखो जितना ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा। फिर हमने कहा था a को 1 पे लेना, क्या कर लेना a को 1 पुट कर लेना। तो यहाँ से देखो a को जैसे हमने 1 पुट किया तो 1 इज इक्वल टू c, c की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। अब c की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ से पुट करो, जहाँ पे c उसमें पुट करना, b की वैल्यू करेंगे 3 × 1, यानी कि b की वैल्यू 3 होगी, और जैसे b की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दो, 3 इज इक्वल टू 2d। अब d की वैल्यू देखो 3/2 आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो घबराना नहीं बेटा, यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाओ। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, यहाँ पर क्या रखेंगे 3, एंड c की वैल्यू 1, d की वैल्यू 3/2, यहाँ पर देखो हमने क्या रख दिया 3/2। अब जरा सोचना, ये सब हो जाएगा ना। इसके बाद देखो जैसे फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन के लिए क्या बताया था डिवाइड बाई 2 है ना, तो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने इसको 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 से करेंगे तो देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब लिख दो इक्वेशन 2al प्लस 6HCl गिव्स आउट 2al Cl3 प्लस 2 से 2 कैंसिल 3H2। और देखो ये बैलेंस हो गया, फ्रैक्शन बैठ गया है कि नहीं। इसीलिए हमने एक एग्जांपल ले लिया कि फ्रैक्शन का भी बता दें, अब लोगों को डाउट ना रहे। 3H2 देखो हाइड्रोजन कितने 6 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 है, 6Cl है, यहाँ भी 6Cl, 2Al 2Al, बैलेंस हो गया। तो बेटा आज ये केवल बैलेंस इक्वेशन था, ठीक है। और अगले लेक्चर में आपका ये लगभग चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि अब क्या पढ़ाना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाना है, एडिशन यानी कि कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ें हमको अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा देख के आना, वैसे ये जरूर याद कर लेना बेटा, ठीक है, कैसे हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने का तरीका आज याद होगा, ओके।